गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे थे उत्तर भारत का पूर्व मध्यकाल और हमने लगभग सभी जो राजवंश है वो पढ़ते हुए आए हैं। अब 2-3 राजवंश हमारे पास पढ़ने के बचे हुए हैं, जैसे बंगाल के वंश, जैसे पाल वंश है, सेन वंश है। कश्मीर का इतिहास बचा हुआ है हमारा, और गुजरात का अनिलवाड़ वंश या चालुक्य वंश, गुजरात का अनिलवाड़ वंश, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी जिसे कहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं और इस सप्ताह में लगभग हम इसे कंप्लीट करके हम प्रवेश कर लेंगे काय में, मध्यकाल में प्रवेश कर लेंगे और उसमें बड़ा मजा भी आएगा। मध्यकाल को पढ़ने में बहुत मजा आता है। मुझे ये बताया जरा, सिंधु राज किस वंश का शासक था? आपसे शुरुआत करता हूँ, आप बताओ, सिंधु राज किस वंश का शासक था? कल ही पढ़ा है अपन ने, कल तो आए भी थे आप। हाँ तो बताओ। हाँ, परमार वंश का शासक था, आपको नहीं पता? कल पढ़ा है। मालवा के परमार वंश का शासक था और किसका पुत्र था? सियक द्वितीय का। मुंज का तो भाई था, है ना? मुंज का भाई था, क्योंकि मुंज जो है वो मुंज पे मिला था, तो इसलिए इसका नाम वाकपति मुंज रखा गया। लेकिन उसके पिता को फिर बाद में दूसरी संतान भी प्राप्त हुई। तो मुंज की मृत्यु के पश्चात या उसकी हत्या के पश्चात किसने हत्या की थी? आप दोनों तो कल आए नहीं, इसलिए कुछ बकोगे नहीं आप, है ना? चुपचाप बैठे रहो। हाँ आप बताओ, किसने हत्या की थी उसकी? अब देखो, आप आए थे कल और वो दोनों नहीं आए थे। क्या अंतर रहा दोनों में? कोई अंतर नहीं रहा, आने और नहीं आने से। हमने पढ़ा था तैलप द्वितीय किस वंश का शासक था? आप तो पहली बार दूसरी बार देख रहे हैं मुझे। हाँ, किस वंश का शासक था? कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था तैलप द्वितीय। कौन सी नदी पार कर ली थी? किसने पार की थी? मुंज ने। क्यों? वो तो बार बार करता था, वो तो 6 बार कर चुका था और आया भी था, नर्मदा नदी तक आ जाता था। ठीक है। भोज किसका पुत्र था? आप तो नहीं आए थे, मुझे लग रहा है, फिर भी आप जवाब दे दोगे। भोज किसका पुत्र था? राजा भोज जिसे बोलते हैं, भोज परमार जिसे कहते हैं, सिंधुराज का पुत्र था। आपको नहीं पता था? सर वो सीक्वेंस में नहीं पढ़ा था ना, हमने इनके नोट्स बुलाए थे तो उस चक्कर में। अच्छा ठीक है। ये सिंधुराज का पुत्र था, याद रखना। ऐसे सरल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कठिन भी हो जाते हैं। मैंने पहले बताया कि ये हमारे लिए जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से राजा भोज या मालवा का परमार वंश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 इकाई में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से भी है और भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। इंसाइक्लोपीडिया बांध जो बेतवा नदी पर है, किसने तुड़वाया था? ऑनलाइन वाले बता दें, तुड़वाया किसने था? ऑनलाइन वाले कोई भी जाग सकता है, कोई भी जाग सकता है। गुड मॉर्निंग। हुसैन शाह ने तोड़वाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किनकी आवाज थी ये? किनकी आवाज थी? किसने बोला ये? नहीं, चलो कोई बात नहीं। आज हमें पढ़ना है गुजरात के अनिलवाड़ वंश के चालक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अनिलवाड़ वंश या
चालुक्य वंश। पहले हम चालुक्यों की 3 शाखाएं पढ़ चुके हैं, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बादामी या वातापी के चालुक्य। आज हमें पढ़ना है अन्हिलवाड़ के चालुक्य, जिन्हें सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति काय से? अग्निकुंड से। अग्निकुंड से उत्पत्ति जो हुई है उनकी अग्निकुंड से मानी जाती है। प्राचीन क्षत्रिय राजाओं की अग्निवंशीय शासक भी माने जाते हैं इसे। अग्निवंशीय शासक। कब हुई थी इसकी स्थापना? स्थापना कब हुई थी इसकी? कोई बता सकता है? नहीं, इसकी स्थापना हुई है 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी। और किसने की थी? मूलराज। ये कुछ शुरुआती बातें बता रहा हूं मैं। स्थापना 10वीं शताब्दी में, और किसने की थी? मूलराज ने। राजधानी क्या बनाई थी इसने? राजधानी थी इनकी अन्हिलवाड़। कहां पर है ये? राजस्थान, ओ गुजरात। गुजरात में। और क्या बोलते हैं वर्तमान में इसे? पाटन। क्या बोलते हैं? पाटन। पाटन। वर्तमान में इसका नाम जो है वो पाटन है। किस वंश के अनुयायी थे ये? जैन धर्म के। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ये वास्तव में जो शुरुआती शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनके ऊपर जैन धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था, क्योंकि इनके विद्वानों में जैसे जीनसेन सूरी, कुमारपाल चरित, जयसिंह सूरी, ये जैन विद्वान इनके दरबार में थे, तो इसलिए जैन धर्म का अधिक प्रभाव था। तो लिखेंगे ये शैव धर्म के अनुयायी। शैव धर्म के अनुयायी, लेकिन जैन धर्म से बहुत अधिक प्रभावित। देखो, ये प्रारंभिक जानकारी हमने पढ़ ली कि सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है इनकी, या प्रारंभिक क्षत्रिय अग्निवंशीय शासक भी इन्हें माना जाता है। अग्निवंशीय शासक भी माना जाता है। और इस वंश की स्थापना जो है 10वीं शताब्दी में गुजरात में मूलराज ने की थी। और राजधानी का बनाया था इसने? अन्हिलवाड़, जिसे पाटन के नाम से भी जाना जाता है। पाटन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया एकदम? अब हम स्त्रोत पढ़ लेते हैं इसके। जैसे पहले से हम किसी भी वंश की तैयारी कर रहे हैं, तो जानकारी के स्त्रोत। दो तरीके के स्त्रोत पढ़ते हैं अपन। एक अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय स्त्रोत, और दूसरा पढ़ते हैं हम साहित्यिक स्त्रोत। तो बहुत अधिक जानकारी मिलेगी हमें इसमें। साहित्यिक स्त्रोत ज्यादा मिलेंगे हमें, साहित्यिक स्त्रोत ज्यादा मिलेंगे। तो वाणनगर अभिलेख सबसे पहला, वाणनगर अभिलेख।
वाणनगर अभिलेख। हर इसका अपने को एक न एक कोई अभिलेख मिल रहा है अभी। पहले कभी नहीं पढ़ा होगा हमने इसे, लेकिन अब हमें पढ़ना है। वाणनगर अभिलेख पहले की कॉपी होगी आपके पास? नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, होगा भी नहीं, क्योंकि अभी जो मेन से हुआ है उसमें मुझे समझ में आया कि हमारे नोट्स में क्या कमी रह गई है, उसके अनुसार हम उसे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला है वाणनगर लेख या वाणनगर अभिलेख, और ये मिला है गुजरात के मेहसाना में। गुजरात की मेहसाना में, गुजरात के मेहसाना में वाणनगर अभिलेख गुजरात के मेहसाना में है और कुमारपाल चरित्र से संबंधित है। कुमारपाल चरित्र नहीं, चरित्र इनके ऊपर लिखी गई रचना है कुमारपाल। और इससे, इस वाणनगर लेख से चालुक्य की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, ये सोलंकी वंश की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, और अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया गया है। अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया गया है। अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया गया है। क्लियर हो गया? वाणनगर अभिलेख गुजरात के मेहसाना में कुमारपाल से संबंधित सोलंकी वंश की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, और इनकी उत्पत्ति जो हुई है कैसे हुई है? अग्निकुंड से मानी जाती है। दूसरा है उज्जैन लेख। उज्जैन लेख, उज्जैन लेख ये राजस्थान मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जयसिंह सिद्धराज से संबंधित, जयसिंह सिद्धराज से संबंधित, जयसिंह सिद्धराज से संबंधित, और इससे भी वंशावली की जानकारी मिलती है। फिर है उदयपुर लेख। उदयपुर लेख ये कहां पर होगा? प्रिया बास, कल भी आपसे पूछा था, आज भी आपसे पूछते हैं। आप कल भी गलत थे और आज भी गलत है। ये उदयपुर राजस्थान में है। ये कहां पर है? उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, यही तो अंतर होता है सेल्फ स्टडी में और किसी टीचर से पढ़ने में, है? सेल्फ स्टडी करते हुए आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता, क्योंकि वहां उदयपुर लिखा हुआ था, है? तो उदयपुर लेख ये भी जयसिंह सिद्धराज से संबंधित है, और राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान उदयपुर में स्थित है। फिर हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ लेख। चित्तौड़गढ़ लेख, चित्तौड़गढ़ लेख, और ये कुमारपाल राजा कर्ण से की जानकारी मिलती है। राजा कर्ण की जानकारी मिलती है। अब यही मैं इनसे पूछूंगा। हाँ जी, मालवी, क्या नाम क्या आपका? पूनम, याद है मुझे, ऐसे पूछ लिया, आपके मुंह से सुनता हो तो अच्छा लगता है। तो बताइए पूनम जी, ये राजा कर्ण कौन था? बड़ा इतिहास में नाम है इनका, कर्ण के बारे में नहीं जानते? महाभारत वाले कर्ण। मुझे क्या पता, महाभारत वाले कर्ण कहाँ के राजा थे? अंग के। अंगराज कर्ण, क्या बात है, बहुत सही बोला आप। लेकिन ये हम उस कर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, ये सोलंकी वंश का शासक कर्ण की बात कर रहे हैं, जो कुमारपाल के पहले शासन करता था। तो कर्ण की जानकारी मिलती है कि उनके क्या विजयी अभियान थे, क्या है, एक तरीके की ये प्रशस्ति है, और राजा कर्ण की जानकारी मिलती है। तो ठीक है, कौन कौन से अभिलेखों से जानकारी मिलती है? वाणनगर अभिलेख, उज्जैन लेख, उदयपुर लेख और चित्तौड़गढ़ लेख। इससे हमें सोलंकी वंश की या अन्हिलवाड़ के सोलंकी वंश की, अन्हिलवाड़ के चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। अब हम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे।
तो कल अपन ने पढ़ा था मेरु तुंग कृत, कौन सी? प्रबंध चिंतामणि। मेरु तुंग का कृत प्रबंध चिंतामणि। अब तो ये याद ही हो जाना चाहिए बार बार, क्योंकि देखो वो मेरु तुंग किसके दरबार में था ये महत्वपूर्ण नहीं है, भाई उसका जो प्रबंध चिंतामणि है उससे किन किन राजाओं की किन किन वंशों की जानकारी मिलती है। क्योंकि कल अपन ने परमार वंश पढ़ा, तो परमार वंश की भी जानकारी मिल रही है इससे, क्योंकि ये पूरे के पूरे वंश एक साथ शासन कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे। राजपूतों ने कभी भी अखिल भारतीय स्तर पर शासन नहीं किया। जैसे अंग्रेज भारत में आए या मुगल भारत में आए और जीत गए, मुगल या दिल्ली सल्तनत ने जो स्थापना की उसका कारण एक यही पूछा यही बनता है कि राजपूत कभी एक नहीं थे, वो आपस में शुरू से ही लड़ते झगड़ते रहे हैं, ये कारण होता है इनका। जैसे दिल्ली सल्तनत पूरे भारत पर शासन किया उन्होंने, दक्षिण भारत को छोड़कर। मुगल साम्राज्य उन्होंने दक्षिण भारत में भी पैर पसार लिया, उत्तर भारत तो पूरा उनका था ही, दक्षिण भारत तक पहुंच गए थे। ऐसा ये जो पूर्व मध्यकाल है, हर्षवर्धन से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक, ये जो पूर्व मध्यकाल है, इसमें कभी भी ऐसा कोई बड़ा राजा हमें देखने को नहीं मिला। ठीक, तो उसका कारण यही है कि क्षेत्रीय स्तर पर ही शासन करते थे। फिर है सोमेश्वर, सोमेश्वर कृत, कौन सी? सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी, कल भी पढ़ा था अपन ने, कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर कृत। हेमचंद सूरी, हेमचंद्र सूरी का कौन सा? कुमार पाल चरित, हेमचंद सूरी का कुमार पाल चरित, हेमचंद सूरी का कुमार पाल चरित। इसके अलावा वर्ण रत्नाकर, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, हसन निजामी के लेख, हसन निजामी के लेख आदि से जानकारी मिलती है, हसन निजामी के लेख आदि से जानकारी मिलती है। अब हम इनका राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, जानकारी के स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, साहित्यिक स्रोत से, अभिलेखीय साक्ष्य से। अब हम राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं, तो इसकी शुरुआत हमने कर ली। प्रथम शासक या स्थापना किसने की? मूलराज ने, और कब की थी? 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए और महमूद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण किया, इसे तुर्क आक्रमणकारी कहा जाता है, तुर्क आक्रमणकारी। तब दोनों आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किए तब गुजरात का जो शासक था वो भीम था। कौन था? भीम था। जबकि महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए तो 1001 से 1027 ईस्वी के बीच किया, और महमूद गजनवी ने जो महमूद गोरी ने जो आक्रमण किए वो अपन देखते 1178, पहला आक्रमण उसका 1178, फिर 1191, 1192, 1206 में उसकी मृत्यु खोखरों के आक्रमण के समय। तो क्या 200 वर्षों तक वो भीम प्रथम था, भीम था? तो फिर क्या है? भीम, जय सिंह और सिद्धिराज से करके 3 और शासक हुए होंगे ना? 3 और शासक हुए होंगे। सीधी सी बात है, मैंने उत्तर वो क्वेश्चन ही थोड़ा सा कम बताया था, क्योंकि उसमें है भीम प्रथम और भीम द्वितीय, भीम प्रथम और भीम द्वितीय। जब महमूद गजनवी के जब आक्रमण हुए तब भीम प्रथम था,
और महमूद घुरी के जब आक्रमण हुए तब भीम द्वितीय था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही एकदम साफ कर दिया मैंने इसे। अब स्थापना हमने पढ़ ली। स्थापना किसने की? मूलराज। मूलराज कब? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी। राजधानी क्या पढ़ी अपन ने? अनिलवाड़। अनिलवाड़ या पाटन जिसे कहते हैं। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया। किस धर्म का अनुयायी था ये? हाँ, शैव धर्म का अनुयायी, लेकिन जैन धर्म का इसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था। ये भी बोल सकते हैं कि जैन धर्म के पोषक व संरक्षक थे, लेकिन इनके वंशज जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। प्रबंध चिंतामणि से इनके विषय में जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि से इनके विषय में जानकारी मिलती है कि कच्छ के राजा ने इन्हें, कच्छ के स्थानीय राजा ने इन्हें 11 बार पराजित किया था। 11 बार मूलराज को पराजित किया था। अब हम इसके बाद में कुछ शासक हुए हैं जिनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जैसे चामुंड राज, चामुंड राज, वल्लभ राज, दुर्लभ राज, दुर्लभ राज, ये प्रमुख शासक हुए। कौन कौन से बताया मैंने? चामुंड राज, वल्लभ राज, दुर्लभ राज। लेकिन इतिहास में इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, तो हमारे पीएससी में भी शायद इनका कोई उतना बड़ा योगदान न हो। हम बात करते हैं भीम प्रथम की, जो महत्वपूर्ण शासक भीम प्रथम। महत्वपूर्ण शासक दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई बहुत बुरा काम कर ले, है ना, अखबार में फोटो दो ही लोगों की आती है, या तो जो बहुत बुरा काम कर ले या कोई बहुत अच्छा काम कर ले। भाई इतिहास में दो ही तरीके के लोग प्रसिद्ध हैं। अब देखेंगे अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया, क्या काम किया। तो भीम प्रथम का शासनकाल है 1022 से 1064, 1022 से 1064 के बीच। अब इस बीच में कोई बड़ी घटना याद आ रही है? कौन सी? सर यहाँ पे 1025 में आक्रमण हुआ था, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गुजरात। हाँ? गुजरात। गुजरात में हुआ था। गुजरात का कोई बड़ा मंदिर है? हाँ, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ के मंदिर में सबसे बड़ा आक्रमण है ना। काय का मंदिर था? सोने का मंदिर था। सोमनाथ का स्वर्ण मंदिर जिसे बोलते, बहुत अधिक सोना का खजाना था वहां पर। ये लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, और मूर्तियां थी, मूर्तियां थी। ऐसा बोला जाता है कि महमूद गजनवी ने जो है यहाँ की मूर्तियां भी तोड़वा दी थी, अपने साथ लेके गया था, कितने सारे वाहनों के साथ में। जब हम महमूद गजनवी को पढ़ेंगे तब देखेंगे, कसाईयों को दे दी थी मूर्तियां मांस काटने के लिए। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन महमूद गजनवी के काल में पढ़ेंगे। अभी तो ये याद करें कि सोमनाथ के मंदिर पर भीषण आक्रमण इसके समय में हुआ था। ठीक, तो पढ़ते हैं अपन इसको। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक, इसके समय में, इसके समय में गुजरात पर महमूद गजनवी का 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर को
लूटा गया। यह मंदिर लकड़ी और ईंटों का बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था। बीच ब्रैकेट में लिख दो, बिना संघर्ष किए हुए। बिना संघर्ष किए हुए भीम प्रथम वहां से चला गया, कहीं और चला गया, छोड़ दिया उसे, जो करना है वो करते रहो। कोई संघर्ष किया क्या इसने? नहीं, इसलिए प्रसिद्ध है ये। लेकिन उसके बाद में लंबा शासनकाल रहा है इनका, लंबा शासनकाल रहा है 1022 से 1064 के बीच में, ठीक। और 17वां आक्रमण था इसका, महमूद गजनवी का। और कहां पर हुआ था? सोमनाथ के मंदिर पर। मतलब गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। हमने ये क्यों बोला लकड़ी का था और ईंटों का था? क्योंकि इसके बाद में इसका पुनर्निर्माण होगा कुमारपाल के द्वारा, तब वो वर्तमान स्थिति में जैसा है वैसा बनेगा, पत्थरों का बनेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कर्ण की, राजा कर्ण, राजा कर्ण। और इनका शासनकाल है 1064 से 1093, 93 तक। ये भी महत्वपूर्ण शासक। इनकी जानकारी अभी पढ़ा था अपन ने, काय में मिलती है इसकी जानकारी? चित्तौड़गढ़ लेख। और किसका है ये? कुमारपाल का। इनकी जानकारी कुमारपाल की चित्तौड़गढ़ लेख में मिलती है, चित्तौड़गढ़ लेख में मिलती है। इनके द्वारा 3 अपने नाम से 3 निर्माण कार्य किए। कर्णावती नगर, कर्णावती नगर, कर्णेश्वर मंदिर, कर्णेश्वर मंदिर और कर्ण सागर झील। ये सब कहाँ बनाए होंगे? अनिल वाला हो गया, वो दोनों से पूछना चाह रहा हूँ मैं। आप लोग क्लास में ही हो ना अभी? नहीं हो? वो मना कर रही है, थोड़ा सा एक्टिव रखता है ना, बोला करो। आगे भी बैठ सकते हैं, जरूर नहीं है पीछे ही बैठना। जब पार्टिसिपेंट करोगे आप तभी तो कुछ बनोगे, चुपचाप बैठने से तो किसी को कुछ मिलने से रहा नहीं, ठीक। ये सब कहाँ किए होंगे? विजया बता सकते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगा। सर उन्होंने गुजरात में किए। गुजरात में तो किए होंगे, तो लेकिन गुजरात तो अथाह है, बहुत बड़ा है। हाँ, क्या नाम आपके आस्था है? आपके साथ में, आपके साथ में आएगी कहाँ किए होंगे? चित्तौड़गढ़ में किए होंगे। तो कभी चित्तौड़गढ़ गए नहीं, लेकिन उस समय ट्रेन नहीं चलती थी, कहाँ जाएंगे बेचारे। हाँ, आपके साथ में आए? ऑनलाइन वालों किसी को समझ में आए क्या? प्रिया नहीं आए समझ में? बड़े भोले भंडारी है आप लोग। मैंने पहले बताया ना, कर्णावती नगर बसाया, कर्णावती नगर बसाया, पहले नगर बसाया ना उसने, और उसके बाद में कर्णेश्वर वहां मंदिर बनाया, और उसके बाद में वहां कर्ण सागर झील बनाई। मतलब एक नया शहर स्थापित किया उसने, कर्णावती। बात समझ में आई? कर्णावती नगर में ये दोनों काम किए। अब क्वेश्चन उठता है कि कर्णावती आखिर है कौन सा नगर? हमने तो पहली बार सुना है। तो उसे आज हम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। लेकिन अहमदाबाद नगर का नाम अहमदाबाद तो इसने नहीं रखा, अहमदाबाद नगर तो अहमद शाह ने रखा होगा, है ना? तो वो अहमद शाह को हम पढ़ेंगे। गुजरात के जो शासक है वो अहमद शाह,
उसको हम पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे जब मुस्लिम सत्ता पढ़ेंगे। लेकिन उस नगर की स्थापना किसने की है? राजा कर्ण। अन्नीलवाड़ के चालुक्य राजा कर्ण ने किया। क्लियर हो गया ये? और ये पूरी जानकारी हमें कैसे मिलती है? चित्तौड़गढ़ लेक से, जो किसका है? कुमारपाल का स्थित है। अब हम पढ़ेंगे जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज, इसे हम वास्तविक संस्थापक भी बोल सकते हैं, इस वंश का प्रमुख प्रतापी शासक भी बोल सकते हैं। जयसिंह सिद्धराज 1094 से 1153 तक, 1094 से 1153 तक बड़ा लंबा शासनकाल इनका रहा है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जयसिंह सिद्धराज। शैव धर्म का अनुयायी, शैव धर्म का अनुयायी, जैन धर्म में आस्था, इनकी उपाधि जो थी अवंतीनाथ, अवंतीनाथ। किस खुशी में लिया था इन्होंने? खुशी तो आई नहीं है, आज आस्था आई है। दोनों शब्द आ गए ना इसमें, जैन धर्म में आस्था और किस खुशी में लिया था। तो कोई बता सकता है क्या किसको पराजित किया था इसने? इसने पराजित किया था यशोवर्मन को। यशोवर्मन कौन? मालवा का मालवा नरेश कौन था? यशोवर्मन किस वंश का था? धर्मन की बात नहीं कर रहे, यशोवर्मन की बात कर रहे हैं। किस वंश का था? चंदेल वंश का शासक। ठीक है, लिखेंगे नहीं। और देखो, ये मेरे ख्याल से मालवा का नरेश था यशोवर्मन, भोज वाले इसका परमार में है ना। मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित किया और अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। आचार्य हेमचंद, जैन आचार्य हेमचंद इनके दरबार में थे, इनके दरबार में थे। सिद्धराज ने सोमनाथ के मंदिर पर लगी हुई टैक्स को कम किया। टैक्स को कम किया, क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ये बड़ा धर्म प्रेमी व्यक्ति राजा था और अधिक से अधिक लोग वहां के दर्शन करें, इसलिए वहां के मंदिर पर लगने वाले टैक्स को कम किया था। निसंतान होने के कारण अपने मंत्री का नाम था शांतु। शांतनु मत सुन लेना, नहीं तो वो गुजरात में बैठा हुआ है, अभी बड़ा खुश हो जाएगा कि मुझे भी बना दिया, मंत्री बना दिया करके। शांतनु नहीं, शांतु है ना। इनके मंत्री का नाम क्या था? शांतु। तो मंत्री शांतु की, इसे उदयन के नाम से भी जाना जाता है, शांतु का दूसरा नाम उदयन भी मिलता है, के लड़के वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी बना दिया।
सिद्धराज ने आबू पर्वत 2-3 दिन पहले ही बताया था, कहां पर है ये? राजस्थान, किस जिले में? सिरोही। आबू पर्वत पर उसने सिद्धराज मंडप का निर्माण करवाया। सिद्धराज मंडप का निर्माण करवाया, जहां उसने हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया। क्लियर हो गया? आबू पर्वत में निर्माण कार्य, आबू पर्वत पर जो मंदिर है वो किसने बनाया? जयसिंह सिद्धराज ने कितनी मूर्तियां स्थापित की? 7। काय पर बैठी है ये मूर्तियां? हाथियों पर। ठीक। और कौन है ये? इनके पूर्वज हैं। यदि आबू पर्वत पर यदि पूछने के लिए आए तो ये हमें बात लिखते आना चाहिए। अब हम इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कुमारपाल की बात करेंगे। और कुमारपाल का शासन है 1053 से 1153 से 1171 तक। कहीं 72 भी मिल सकता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बड़ा महत्वपूर्ण शासक, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। कुमारपाल महत्वाकांक्षी शासक क्या होता है महत्वाकांक्षी? अपने राज्य का विस्तार करना। और ये सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है? कहां से शुरुआत होती है? विचार से। कहां से शुरुआत होती है? विचार से। सबसे पहले ये हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए। किसी के कहने पर काम चल सकता है क्या? नहीं। मस्तिष्क में ये विचार आना चाहिए, फिर उसके बारे में प्लानिंग होना चाहिए, तब जाके तो हम कुछ कर सकते हैं। अब यदि हमारे दिमाग में कोई प्लानिंग ही ना हो, कोई योजना ही ना हो, तो कोई काम हम कर ही नहीं सकते। तो ये महत्वाकांक्षी शासक था, इसकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी थी। वो चाहता था कि नहीं यार, जितना मिला है उतने में खुश रहने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर यदि जितना मिला है उसी को आगे बढ़ाते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं उसे। हमारे इकोनॉमिक्स में एक शब्दावली है इकोनॉमिक ग्रोथ, और हम क्या चाहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या चाहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे कोई कारखाने का मालिक है, अब वही वृद्धि होते जा रही है उसी कारखाने में। पिता के समय में, बेटे के समय में भी तो वृद्धि हुई ना, भी कारखाना चला तो संपत्ति तो अपने आप बढ़ते ही जाएगी महंगाई के हिसाब से। लेकिन यदि वो उसके अलावा एक दूसरे फील्ड में भी काम करने लग जाए ये वो, तो फिर क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट चाह रहा था कि कुछ नया मैं अपने राज्य के लिए करूं। ये महत्वाकांक्षी शासक। प्रारंभ में ही अर्णोराज। अब अर्णोराज किस वंश का शासक था? अपन ने पढ़ा नहीं जी। अर्णोराज, अजयराज, गुड, चौहान वंश का शासक है ना, चौहान जिसे कहेंगे। तो अर्णोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार, वह अन्य स्थानीय शासकों को पराजित किया। एक दरबारी थे इनके हेमचंद, आचार्य हेमचंद। इनके जयसिंह सिद्धराज के भी दरबार में थे हेमचंद।
लेकिन जयसिंह सिद्धराज की उम्र ज्यादा थी और इनकी कम, तो जब बचपन में किसी बातों का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है और वो कैसा रहता है, एकदम स्थायी हो जाता है। तो आचार्य हेमचंद्र ने इन्हें जैन धर्म में दीक्षित किया। आचार्य हेमचंद्र ने इन्हें जैन धर्म में दीक्षित किया। इन्होंने अरहत की उपाधि धारण की। अरहत की उपाधि धारण की। अरहत की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। अरहत की उपाधि धारण की। संपूर्ण राज्य में, साम्राज्य में, संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को क्रियान्वित किया। अहिंसा के सिद्धांतों को क्रियान्वित किया। चौहान वंश की राजकुमारी जाहलना देवी से विवाह किया। यहां तक तो ठीक है। देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की एक खासियत है। काय पर आधारित है ये? इनके सिद्धांत की मुख्य विषय वस्तु क्या है? धर्म की मूर्ति पूजा विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक है, ये तो राजा राम मोहन राय भी करते थे। ये आम बात है। जब भी कोई व्यक्ति समझदार होता है तो सबसे पहले यही बोलता है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। जब उसको जैसे समझदारी आती है तो वही बोलता है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, क्योंकि मूर्ति को इंसान ने बनाया है और ईश्वर तो महान है, उसे हम करा नहीं सकते। तो अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज बात है उनकी? अहिंसा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है अहिंसा। किसी भी प्रकार की अहिंसा, मन से, वाचा से, कर्म से। मन से भी नहीं होना चाहिए, मतलब मन किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है अंतरात्मा में। वाचा मतलब भाषण, किसी को ऐसा न बोलो कि किसी को आत्मा को ठेस पहुंचे। और कर्म, हमारे कर्म ऐसे नहीं होना चाहिए जिससे अहिंसा हो, किसी का अहित हो, जीव हत्या हो। लेकिन दोनों में एक और अंतर है। जो बौद्ध धर्म है ये मध्यम मार्गी है, मध्यम प्रतिपदा जिसे कहते हैं, मध्यम मार्गी है। और जैन धर्म जो है वो अतिवादी है। अतिवादी मतलब बहुत ही ज्यादा अहिंसक। जबकि बौद्ध धर्म में ये थोड़ी सी छूट मिली हुई है कि हम चाहे तो परिस्थिति के अनुसार ऐसे काम भी कर सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में ये नहीं है। जैसे उसमें प्याज खाना भी वर्जित है, प्याज वगैरह भी नहीं खाते वो लोग। तो ये इस तरीके से वो अतिवादी है। अब इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था तो इन्होंने ढेर सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों को परेशानी भी हुई। तो क्या किया इन्होंने? जैन धर्म के सिद्धांतों को सबके ऊपर लागू कर दिया था। तो लिखेंगे इसमें, जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान व द्रुत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। द्रुत क्रीड़ा क्या होता है? द्रुत क्रीड़ा जुआ। युधिष्ठिर जी ने खेला था ना महाभारत में, द्रुत क्रीड़ा, वही बोलते हैं ना शकुनी। शकुनी जी द्रुत क्रीड़ा है ना, जुआ।
तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब जैसे हमारे यहाँ डीजल की कीमतें बढ़ी थी, डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, या अभी वो ड्राइवरों के ऊपर एक एक्ट लागू कर दिया, हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा। तो सब लोग आ गए थे ना रोड पे, ट्रैफिक जाम कर दिया था उन्होंने, या हड़ताल कर दी थी। तो ऐसे ही इनके समय में भी ये हुआ। तो जो इस काम में लिप्त थे वो लोग दरबार में पहुंच गए, साहब अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो क्या किया फिर इन्होंने, कसाईयों को अपना व्यवसाय बंद करने के लिए, कसाईयों को अपना व्यवसाय बंद करने के लिए 3 वर्ष की आय के बराबर, 3 वर्ष की आय के बराबर धन देकर उनकी क्षतिपूर्ति की, क्षतिपूर्ति की। जैसे अभी जीएसटी लगा है, जुलाई 2017 में जीएसटी लगा है, तो अब जीएसटी मतलब एकीकृत कर केंद्र सरकार, तो राज्य वो रोने लग गए, बोले कि अब हमारा क्या होगा। तो बोला कि हम आपको अतिरिक्त आय देंगे, जो 5 वर्ष तक धीरे 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 आपको इसकी क्षतिपूर्ति करते रहेंगे। तो ऐसे इनको कितने वर्ष की क्षतिपूर्ति, 3 वर्ष की एक अतिरिक्त इनकम दे दी। वह तुम पिछले 3 साल में कितना कमाया, तो उन्होंने बोला इतना, तो ये लो और नया व्यवसाय शुरू कर दे। क्लियर एकदम। तो ये किसने किया, कुमारपाल ने। कुमारपाल किस वंश का शासक, नहीं पता आपको, है सोलंकी वंश का, अनिलवाड़ वंश का, जो हम पढ़ रहे वही वाला कुमारपाल। ऐसा मत क्या करो यार, नहीं तो बाल नोच लूंगा मैं अपने, इतने भोले भी मत बनो। तो कुमारपाल के शासनकाल में सन्यासियों को मृग चर्म मिलना बंद हो गया। अब ये समझ में नहीं आता, सन्यासी आदमी है तो उसको हिरण के चमड़ी पर या मृग की चमड़ी पर बैठने की जरूरत क्या है, कहीं पे बैठ जाना चाहिए ना सन्यासी आदमी। वो लोग शेर की खाल पे बैठेंगे, ये वो उठपटांग काम एकदम। तो कुमारपाल के शासनकाल में सन्यासियों को मृग चर्म मिलना बंद हो गया। शिकारी व्यवसाय विहीन हो गए, व्यवसाय विहीन हो गए। आचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ के मंदिर में शिव की अर्चना की। शिव की अर्चना की। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध, वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुमारपाल की उपाधि उमापति लवण प्रसाद थी, उमापति लवण प्रसाद थी। ये कुमारपाल चरित किसकी रचना है, हेमचंद की कुमारपाल चरित। और जयसिंह सूरी की कौन सी, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण।
जैसे कुमारपाल चरित, हेमचंद की तो हमने और भी कोई रचना लिखवाई होगी? हाँ, है ना, परिशिष्ट पर्व, ठीक है। क्योंकि जयसिंह सूरी द्वारा भी कुमारपाल चरित एक रचना लिखी है। कुमारपाल चरित जयसिंह सूरी की भी रचना है, जिसमें सिर्फ कुमारपाल के विषय में ही लिखा हुआ है। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं, उसको छोड़ देंगे उसे। इसके बाद में हम शासक की बात करेंगे। मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। इससे पहले अजयपाल भी एक शासक है, थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में भी लिखेंगे। अजयपाल, और अजयपाल के बाद में मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। अजयपाल का शासनकाल 1172 से 1176 ईस्वी के बीच। हेमचंद कृत प्रबंध चिंतामणि, हेमचंद का प्रबंध चिंतामणि भी है ना, हेमचंद की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार कपारदिन, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कपारदिन शैव भक्त था ये कपारदिन। कपारदिन के कहने पर अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी, जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी, जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया, जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया, और परम महेश्वर की उपाधि धारण की, परम महेश्वर की उपाधि धारण की। देखो, एकदम कुमारपाल के विपरीत अजयपाल ने काम किया। उसने जैन धर्म के लिए इतना कुछ किया, लेकिन जैसे ही देखा कि जैसे सन्यासियों के लिए अब मृग चर्म मिलना बंद हो गया, ये सारी बातें, तो उन्होंने भड़काया, और एक कपारदिन नाम के शैव भक्त ने इनके कान भरे, और इन्होंने क्या किया, गृह युद्ध टाइप स्थिति बन गई वहां पर, धर्म युद्ध हो गया जैनियों के बीच में और शैव भक्तों के बीच में। तो अनेक जैन भिक्षुओं की, साधुओं की हत्या कर दी गई थी, ये ऐसा उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। ये अजयपाल और जो कृष्णपाल के भाई थे क्या, या पुत्र था उसका? नहीं, मेरे पास उतना उल्लेख तो नहीं लिखा है, इसे हम देख सकते हैं और कल बता पाऊंगा इसके लिए। हाँ, मूलराज द्वितीय अजयपाल का उत्तराधिकारी 1176 से 1178, 2 वर्ष तक अल्प शासन काल, मूलराज द्वितीय। लेकिन महत्वपूर्ण घटना 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यह महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना कैसी कि फिर महमूद गोरी ने सोच लिया कि इस रास्ते से अब आगे जाना ही नहीं मुझे, उन्होंने रास्ता बदल दिया था। फिर यहाँ पर बड़ा शक्तिशाली वंश है, तो इधर से नहीं जाएंगे, अब दूसरी तरफ से गए। तो जब महमूद गोरी को पढ़ते हैं तब डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो पहला आक्रमण मूलराज के समय में, और किसने पराजित किया? मूलराज ने महमूद गोरी को पराजित किया था 1178 में। फिर हम बात करते हैं अंतिम महान शासक भीम द्वितीय की। भीम द्वितीय 1178 से 1238 ईस्वी के बीच।
इसने चालुक्य शक्ति को पुनः स्थापित किया। जिसे भोला भीम के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गोरी के गुजरात पर हुए आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया। अंततः 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अन्हिलवाड़ पर आक्रमण कर इस वंश को समाप्त कर दिया। यहाँ की सत्ता समाप्त। कब? 1195 में। अब यही छोटा सा क्वेश्चन बन जाए कि अन्हिलवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने और कब शामिल किया? तो क्या उत्तर होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक 1195। इसलिए बोला क्योंकि आपने भी दिल्ली सल्तनत पढ़ा नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की थी? कब की थी? 1206 में। 1206 में। तो फिर ये 1195 में कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ना? क्वेश्चन है यहाँ पर 1195 में कैसे हो सकता है? तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ क्योंकि इसका जो मंत्री था वो गड़बड़ किया। किसका? भीम द्वितीय का मंत्री गड़बड़ किया और कुतुबुद्दीन ऐबक का सहयोग किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे इसको भीम द्वितीय को पराजित किया और वहां उसके साम्राज्य को समाप्त किया, तो उसके मंत्री को ही वहां का शासक बना दिया था और अल्पकाल के लिए बघेल वंश की वहां पर स्थापना हुई थी। ठीक, एक लाइन और लिखेंगे। तो 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया, अन्हिलवाड़ पर अधिकार कर लिया और भीम द्वितीय के मंत्री लवन प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश की स्थापना की। एक लाइन नीचे लिखेंगे, अच्छे से मोटे मोटे अक्षर में लिखना। चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को, चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो एक बार फिर से देखेंगे अपन। अन्हिलवाड़ के चालुक्य स्थापना किसने की? मूलराज ने। कब की थी? 10वीं शताब्दी में। राजधानी क्या? अन्हिलवाड़। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पाटन के नाम से। कहां पर? गुजरात में। प्रथम महत्वपूर्ण शासक भीम प्रथम के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या? महमूद गजनबी का सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण। बिना संघर्ष किए हुए इसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने मंदिर को खूब लूटा। सोने का मंदिर बोला जाता है इसे, सोमनाथ मंदिर। मतलब सोना चांदी अपूत मात्रा में भरा हुआ था। हाथियों पर, ऊंट पर लाद कर ये यहाँ से सोना लेके गया था। मंदिर में भी तोड़फोड़ कर दी थी। फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया? कुमारपाल ने किया था।
फिर दूसरा शासक पढ़ा अपन ने जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज 1194 से 1153। इसके बीच में कर्ण भी पढ़ा अपन ने, एक कर्ण नामक शासक पढ़ा, और कर्ण ने ये नगर बसाए, कर्णावती नगर बसाया, कर्णेश्वर मंदिर बनाया, कर्ण सागर झील बसाया, जिसे आज हम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में जयसिंह सिद्धराज पढ़ा अपन ने, इसकी उपाधि थी अवंतीनाथ, क्योंकि मालवा नरेश यशोवर्मन को बंदी बनाने के उपलक्ष्य में, पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। इनके दरबार में एक जैन आचार्य रहते थे, हेमचंद। इनके सोमनाथ के मंदिर में टैक्स की कमी की इन्होंने। आबू पर्वत पर सिद्धराज ने एक मंडप का निर्माण करवाया था और हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को स्थापित किया था। इसे जो है रुद्र महाकाल मंदिर भी कहते हैं, रुद्र महाकाल के नाम से मंदिर भी इन्होंने बनाए थे, ये भी लिख सकते हैं रुद्र महाकाल मंदिर। इसके बाद में अपन कुमारपाल को पढ़ते हैं 1153 से 1171-72 तक। शुरुआत से इसने अर्णोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित किया, लेकिन आचार्य हेमचंद्र से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की, अरहत की उपाधि धारण की, अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया, पशु हत्या, मद्यपान, धृत कीड़ा, वैश्यवृत्ति जैसी जो परंपराएं थी इनको प्रतिबंधित कर दिया। जो कसाई जो थे इनको अपना व्यवसाय बंद करने के लिए उसने 3 साल की आय जो है वो अग्रिम दे दी थी, एडवांस दे दी थी। लेकिन दिक्कतें क्या हुई, सन्यासियों को मृग चर्म मिलना बंद हो गया, शिकारी व्यवसाय विहीन हो गए। तो फिर इनका जो पुत्र है उसका नाम क्या है, अजयपाल। अजयपाल जब शासक बना तो इसने क्या किया, शैव और जैन जो मतावलंबी थे उनके बीच में गृह युद्ध हो गया। शैव और जैन मतावलंबियों के बीच में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और हेमचंद की जो प्रबंध चिंतामणि है उसके अनुसार कपारदीन के कहने पर इन्होंने अनेक जैन साधुओं की हत्या कर दी थी, जैन मंदिरों को तोड़वा दिया था। फिर इसके बाद में कौन, मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय के समय की घटना 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इसके बाद में भीम द्वितीय अंतिम महत्वपूर्ण शासक, और भीम द्वितीय के समय में भी क्या हुआ, महमूद गोरी का आक्रमण हुआ और इसने भी महमूद गोरी को पराजित किया। लेकिन 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना से पराजित हुआ और इसका जो मंत्री लवण प्रसाद उसने बघेल वंश की स्थापना की। लवण प्रसाद द्वारा बघेल वंश की स्थापना की। कल जो हम पढ़ने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक तो बंगाल के पाल वंश और दूसरा बंगाल के ही सेन वंश। एक तो ये बंगाल की शासक और दूसरा हम पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के प्रमुख राजवंश, बंगाल के राजवंश कौन से पढ़ेंगे आस्था में, पाल वंश और सेन वंश। पाल वंश किस धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी। धर्मपाल के बारे में पढ़ा अपन ने, धर्मपाल के बारे में क्या पढ़ा, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया पाल शासक। त्रिपक्षीय संघर्ष में जैसे वत्सराज, गुज्जर प्रतिहार वंश में वत्सराज और राष्ट्रकूट वंश में धारा या ध्रुव या धारावंश और पाल वंश में धर्मपाल, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। बड़े महत्वपूर्ण शासक, मत्स्य न्याय जो था, आंतरिक अव्यवस्था थी, इसको समाप्त करने की बात की। मत्स्य न्याय क्या होता है, जिधर बम उधर हम, मत्स्य न्याय। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, तो ये मत्स्य न्याय है। मतलब जो ताकत होगी, जिसके पास ताकत होगी उसी का राज होगा, ये मत्स्य न्याय। इसको इन्होंने समाप्त करने की बात की थी। साथ ही इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दान देना, ये सारे काम इन्होंने किए थे। मतलब जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसको बहुत अधिक विकसित इन्होंने किया है। इसके बाद में हम बात करेंगे सेन राजवंश की।
सेन राजा, वो भी बंगाल में, उन्हीं के समकालीन है, लेकिन वो क्षत्रिय वंश के हैं, ब्राह्मण धर्म को का पालन करने वाले, वैदिक धर्म के पालन करने वाले हैं। देवपाड़ा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, सेन वंश की जानकारी, पूरी जानकारी हमें कहाँ में मिलेगी? देवपाड़ा अभिलेख में मिलेगी। अब कश्मीर के कौन कौन से वंश पढ़ने वाले हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। एकांत वंश का नाम बता दो कोई भी, कश्मीर का कोई वंश। लाहौर जी, उत्पल वंश। उत्पल वंश, गुड। लोहार, लाहौर नहीं, लोहार वंश। और इनकी रानी दिद्दा, रानी दिद्दा को पढ़ेंगे, पहली बार नाम सुना आप लोगों ने? पढ़ा है, क्या बात है। एनसीईआरटी नहीं हुई वो हमारे लिए अमृत हो गया, तो सब कुछ हमें एनसीईआरटी से मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक कारकेट वंश, कौन सा वंश? कारकेट वंश, एक शाही वंश जिसे हिंदू शाही वंश है, जैसे राज्यपाल जयपाल पढ़ा ना अपन ने, तो हिंदू शाही वंश के शासक थे। तो हिंदू शाही वंश, कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इन वंशों के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करोगे तो यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा समझ में आएगा। खाली हाथ यदि आ जाते हैं तो फिर थोड़ा कठिन जाता है पढ़ने में। पहले से हमारा पढ़ा हुआ रहे तो उसे बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।